I was flying in the air, cannabis, marijuana, भांग, चरस. गांजा उसके ऊपर ना स्प्रे करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल. एक बारी पीने से 2 बारी पीने से कोई इसका एडिक्ट नहीं होता. अल्कोहल के साथ वीड कंज्यूम करना बाइक्स में या उसमें कि पैकेट में होता कुछ और है और घर तक कुछ और सब्सटेंस आ रहा है. वीड का जो शाब्दिक अर्थ अगर हम लेके चलते हैं तो वीड का अर्थ होता है खरपतवार. खरपतवार का मतलब फसलों को खराब करने के लिए जो जंगली पेड़ पौधे उगाते हैं उन्हें वीड कहा जाता है या खरपतवार कहा जाता है. पर आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे युवाओं की ज़िंदगी की जो फसल है उसको खा रही है वीड. जी हाँ, जिसे हम कैनबिस, marijuana, भांग, चरस, अफीम, इन ना जाने कितने नामों से जानते हैं. तो इसी के बारे में बात करते हैं आज खुल के गिरीश से. गिरीश हमारे स्टूडियो में है. उम्मीद वेलनेस सेंटर के इस पॉडकास्ट में आपके साथ कुछ और जानकारी लेकर गिरीश के पास चलते हैं. तो गिरीश, मैं सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि वीड असलियत में है क्या? देखिए, वीड एक जंगली पौधा है जिसको इस्तेमाल किया जाता है पीने में, स्मोकिंग के लिए यूज़ किया जाता है. ओके. तो बचपन में हम देखते थे ये वही भांग है जो अगर हम कभी हिल स्टेशंस पे जाते थे वो पौधे लगे रहते हैं जो अपने आप जंगल में उगाते हैं, ये वही जी भांग जी, है? ये वही सेम भांग पौधा है. है? उसको जंगली पौधा है. इसमें आप देखेंगे तो वो पत्ता ना आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे हाथ में 5 उंगलियां हैं, उस तरह से पत्ता नज़र आएगा आपको. जी हाँ, जी हाँ, मैंने वो देखा है. और मैंने देखा है पहाड़ों के ऊपर बहुत लोग बहुतायत से इसका प्रयोग करते हैं. बिल्कुल अब सही वो कहा आपने. बचपन में समझ में नहीं आता था, बट क्या वास्तव में ये वही नशा है जिसको हम मॉडर्न नेम में कैनबिस के नाम से जानते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, ये वही नशा है. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है गिरीश कि ये हम आसपास अपने बहुत देखते हैं. और अगर आप पुराने ज़माने से भी देखें तो जब भी हम भगवान शिव पर या शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हम भांग, धतूरा और बेलपत्र ये चढ़ाते हैं. तो हमारे आध्यात्म से भी इसका कुछ लेने देना है? देखिए, जो जब से जैसे मैं भी बड़ा हुआ हूँ तब से मैं देख रहा हूँ ये सब चढ़ाया जाता है. लेकिन हम इंसान हैं और अगर हम शिव जी के लेवल पे चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर तो शुरुआत से ही गड़बड़ है. मतलब कोई इसका सिंबॉलिक मीनिंग हो सकता है कि जिस तरह से भगवान भोलेनाथ के ऊपर हम लोग ये भांग अर्पित करते हैं जल के साथ उन्हें खुश करने के लिए, या केवल इसका इतना ही मतलब है कि भगवान शिव जो है वो केवल बेलपत्र से, फल फूल से ही खुश हो जाते हैं, उनका भाव सिर्फ भोलेपन का है, उसका नशे से कुछ लेना देना नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने. उसका कुछ भाव नशे से लेना देना नहीं है. वो जैसे जंगल में जो फूल पत्ते अवेलेबल होते थे वो चढ़ा दिए जाते थे. अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं गिरीश. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर भांग का पत्ता है उसके ऊपर लगने वाला एक फल भी होता है, उसकी डंडी भी होती है, क्या ये अलग अलग तरीके के नशे में प्रयोग किए जाते हैं? देखिए, वो पत्ती का अलग इस्तेमाल है, डंडी का अलग इस्तेमाल है, और जो उसको ज़्यादा और ज़्यादा पीसा जाता है तो उसका अलग तरह से इस्तेमाल होता है. तो अलग अलग नशे को अलग अलग कहते हैं या नाम नाम अलग अलग हैं, फॉर्म वही है. डिराइविंग फ्रॉम द सेम प्लांट. ओके. अच्छा, मुझे एक चीज़ और जाननी है. मेरे साथ एक बहुत अजीब सा इंसिडेंट हुआ था. मैं ये देखती हूँ कि पहाड़ों की साइड पे जैसे मैंने देखा कि इस चीज़ का चलन, इस तरह के नशों का चलन जो है वो पहाड़ों के ऊपर बहुत है. जैसे मलाना हो गया, कसौल बहुत फेमस माना जाता है इस चीज़ के लिए, मनाली है, गोवा है. तो ये जगह नशे के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं. क्या यहाँ पे इजी एक्सेस की वजह से, क्या रीज़न है कि हमारा यंगस्टर भागता है इन जगहों के ऊपर इन नशे को पाने के लिए? देखिए, 2 तरह के कारण है. एक तो ये हमारी जो वेस्टर्न कल्चर है उससे बच्चे इन्फ्लुएंस्ड हैं. दैट हिप्पी कल्चर एंड ऑल. हिप्पी कल्चर, उससे बच्चे इन्फ्लुएंस्ड हैं. और कुछ एक दूसरे को, जिसको हम पीयर ग्रुप बोलते हैं, पीयर ग्रुप प्रेशर में इन्फ्लुएंस होता है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, तो बच्चे सोचते हैं कि हमें भी ट्राई करना चाहिए. अच्छा, ये भांग को लेने का या कैनबिस को लेने का क्या रिएक्शन क्या होता है? देखिए, ये साइको एक्टिव सब्सटेंस है जो जैसे कोई अगर मान लीजिए कोई भी लेता है तो उसको ना वही चीज़ें सब सुंदर लगने लगती हैं. वो एक अलग तरह का एक यूफोरिया जिसको हम बोलते हैं, वो यूफोरिक फीलिंग में चला जाता है. इज डिस्कनेक्टेड हिमसेल्फ
फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, ओके, इमेजिनरी वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। कसौल के बारे में ही मैं भी बहुत एक इंटरेस्टिंग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कसौल अभी पीछे 6-7 महीने पहले मैं गई थी अपनी फ्रेंड के साथ ट्रैकिंग के लिए। और हम लोग जब तोश विलेज की तरफ गए तो रास्ते में हम लोगों ने वहाँ पर ब्रंच किया। तो वहाँ पर वी ऑर्डर मेन्यू देख के नॉर्मली वी ऑर्डर्ड ब्राउनी। और कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंड? मैंने सिर्फ उसका एक बाइट ब्राउनी का खाया है। एंड व्हेन आई केम डाउन, आई डोंट नो, आई वाज फ्लाइंग इन द एयर। और पूरी रात मैं उस हल्केपन में हवा में झूलती रही। तो क्या उसमें कुछ एडेड था? जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो जिसको आप ब्राउनी कह रही हैं उसके अंदर भांग वगैरह मिलाई जाती है और उसकी वजह से इस तरह की फीलिंग आती हैं। तो ये बच्चे भाग भाग के इसीलिए पहाड़ों के ऊपर जाते हैं ताकि घर वालों के प्रेजेंस से दूर, घर वालों की रोका टोकी से दूर जाकर ये मनमर्जी से एंजॉय कर सके अपनी लाइफ और इस तरह के नशों को आजमा सके। देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चे एक स्पेसिफिक कारण से जाते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादातर बच्चे जाते हैं। और ये वहाँ जाने का जो कारण जो बताया जाता है कि वहाँ पे बिल्कुल प्योर गांजा मिलता है, प्योर चरस मिलती है। क्योंकि जो आजकल दिल्ली में जो चल रहा है या और जो दूसरी सिटीज़ में चल रहा है, वो भांग गांजा उसके ऊपर ना स्प्रे करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स ताकि उनको नशा ज़्यादा आए। तो तो वो उसका कुछ तो बेचने वाले अपने फ़ायदा ज़्यादा करने के लिए कुछ भी केमिकल स्प्रे करते हैं। उसका तो डबल हार्म होता होगा बच्चों बिल्कुल को। सही कहा आपने। उसका किस व्यक्ति पे क्या हार्म पड़ेगा किसी को मालूम नहीं है। अच्छा गिरीश, अभी मुझे ये बताइए कि जैसे वक्ती ट्राई करने के लिए अगर यूथ ने पीयर प्रेशर में आके या किसी भी उसके अंदर ट्राई कर लिया है सिर्फ आजमाने के लिए कि क्या चीज़ होती है ये, बट क्या हर बच्चा, हर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन क्या गांजे का आदी हो सकता है, एडिक्ट हो सकता है, या इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए एक बारी पीने से दो बारी पीने से कोई इसका एडिक्ट नहीं होता है। इसमें जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो उसमें 3 फैक्टर काम करते हैं। पहला जेनेटिक, जहाँ पे मदर की साइड से या फादर की साइड से किसी के साथ में समस्या हो। दूसरा है इन्वायरमेंटल, जहाँ जिन हालातों में बच्चा बड़ा हो रहा है वहाँ पे वो अपने आसपास देख रहा है कि बहुत कॉमनली प्रेवलेंटली यूज़ किया जाता है, तो दैट कैन बी अनदर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। और एक बिहेवियरल होता है कि जहाँ पे आदमी रोज़ रोज़ उसको करता है। तो जब इसको रोज रोज किया जाता है, उसका जो इम्पैक्ट है उनके माइंड पर, उनकी बॉडी पर कैसे पड़ता है? देखिए क्या होता है कि जब भी कोई भी नशा किया जाता है उसका सबसे पहला असर हमेशा दिमाग पर होता है ना। ओके। तो और दिमाग पर होता है, उसके बाद में धीरे धीरे जब आदमी रोज लेने लगता है तो एक एक्सटर्नल केमिकल नेचुरल केमिकल के साथ में एडजस्ट होना शुरू होता है। और जो दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जिसका काम है कि रैशनलाइज तरीके से सोचों को सोचना समझना, वो धीरे धीरे अफेक्ट होने लगता है जिससे थिंकिंग इरेशनल होती चली जाती है। मतलब मज़े की सज़ा कब से शुरू हो जाती है? देखिए ये इसका समय कहना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ वो पिछले 30 साल से पीते हैं, कुछ नहीं होता है। कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ उन्होंने 3 बार पिया है या 3 हफ्ते पिया या 3 महीने पिया है, दे लैंडेड अप इन साइकोसिस। बट हम ऐसा तो नहीं कह सकते जो 30 साल से पी रहे हैं दे आर राइट, नहीं क्योंकि हम उनके ऐसा ऊपर कोई नहीं हार्म कह नहीं हुआ, कोई बॉडी पे इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा। हाँ देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम ये कह रहे हैं कि कुछ शरीर, फ्यू बॉडी एंड माइंड आर मोर फ्रेजाइल फॉर एनी स्पेसिफिक केमिकल। तो उनको मतलब लेटर और सूनर इट्स गोइंग टू हार्म ह्यूमन इट बॉडी। इज गोइंग टू हार्म फॉर श्योर। सो ये बहुत ज़रूरी है हमारे आज के बच्चों के लिए समझना कि इस तरह की चीज़ें खेल खेल में की तो जाती हैं, मज़े के लिए किया जाता है, दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए किया जाता है, पर लॉन्ग रन में जाकर ये चीज़ें जी ख़राब ही। और इसमें जो कैच आपने बताया कि इसका जो असर होता भी लॉन्ग रन में है, और एक बार जब असर होता है तो फिर वो उस लगभग नामुमकिन वाली स्टेज पर पहुंच जाता है। हाँ, वो पिछली बार में आपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए थे कि जो वो हेलुसिनेशंस में चला जाता है दिमागी तौर पे, तो हम उसके लिए कौन से टेक्निकल टर्म्स या साइंटिफिक टर्म्स हम कौन सी इस्तेमाल करते हैं उनके लिए? हेलुसिनेशंस वो और कोई एट टाइम्स इट कन्वर्ट इनटू डिफरेंट सिचुएशंस। जो बच्चा आया था वो स्किज़ोफ्रेनिया उसने डेवलप कर लिया। schizophrenia also one of the cause of these.
Can be things. a cause, can be a cause. It can be, yeah. Can be substance induced, can be otherwise as well. Alright. तो क्या कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स मैंने सुने हैं गिरीश, जैसे है CBD, TMC, ये क्या टर्म्स हैं और इनमें क्या डिफरेंस क्या है देखिए, इनमें? ये जब हम बात करते हैं THC की, दैट इज टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइल, ये केमिकल का शॉर्ट फॉर्म है, केमिकल का नाम है। और या हम जैसे CBD की बात करते हैं तो दैट इज नोन एज कैनाबिनॉइड, दैट इज नेम ऑफ द केमिकल। जब हम जो गांजा चरस है उसके अंदर ये वाला केमिकल पाया जाता है। तो किस किस तरह से हम लोग लेते हैं? लाइक कई तो मैंने देखे हैं कि वो पत्तियों को रगड़ के पिया जाता है, कई वो ठंडाई बना के, और भी कुछ फॉर्म्स हैं इसके जिसमें हाँ, पीते हैं उसको लोग? उसको भांग उसमें चिलम में भी इस्तेमाल किया जाता है, हुक्के में भी इस्तेमाल किया जाता है, सिगरेट वगैरह में भी भर के? सिगरेट में इस्तेमाल किया जाता है, ओके। गाँवों में इसको लोग बीड़ी में भी डाल के पी लेते हैं। अच्छा, इसी बात से लिंक्ड एक चीज़ और मुझे पूछनी है कि जैसे कहते हैं टोबैको, जो सिगरेट में ऑलरेडी होता है, टोबैको और कैनबिस, विच वन इज मोर हार्मफुल? देखिए, अगर हम हार्म की बात करते हैं तो दोनों ही हार्मफुल है ना, लेकिन जब हम इसकी कैनबिस की बात करते हैं दैट इज़ मोर हार्मफुल, क्योंकि जो जितना टार निकोटीन में पाया जाता है उसका 2 गुना टार कैनबिस में पाया जाता कैनबिस में डबल पाया जाता है। तो अगर हम ये सोचते हो कि हम सिगरेट को खाली करके उसमें कैनबिस या चरस भर के पी रहे हैं, तो उसका नुकसान नहीं है, उसका डबल नुकसान है, डबल आप ये नुकसान कहना होता है। चाहते हैं। ओके। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे बाहर लाने में बच्चे को, बिकॉज एक बार आदत पड़ गई है, बच्चा उस लेवल तक पहुँच गया है जो कि वो स्किज़ोफ्रेनिया तक आ गया है या साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके ऊपर होने लगे हैं, तो उस केस में हम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कितनी हेल्प कर सकते हैं? देखिए, जो मेरा मानना है, रिहेबिलिटेशन इज़ द लास्ट ऑप्शन, है ना। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती है, आदमी खुद से ट्राई कर सकता है, साइकाट्रिस्ट की मदद ली जा सकती है, काउंसलिंग की जा सकती है, फैमिली ऑल्सो कैन हेल्प, एक सपोर्ट सिस्टम बनाया जा सकता है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी आदमी अपने आप को खुद से रोक नहीं पाता है, तब एक कंडीसिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच है, एक ही जगह पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो वो समय है जब वहाँ पे रिहैब में उस बच्चे को लेके आया जा सकता है। तो रिहैब में आप लोग किस तरीके से कोशिश करते हैं उस बच्चे को इस सिचुएशन से बाहर लाने की? देखिए, इसमें बायो, साइको, सोशियो, एक होलिस्टिक अप्रोच है, इसका एक कंबाइंड सेट ऑफ थेरेपीज़ है। क्योंकि देखिए, अबे क्या लगता है कि आदमी को कि ये बच्चा जी नशा करता है, इसे बंद करा दो, तो प्रॉब्लम नशा नहीं है, प्रॉब्लम गांजा नहीं है, प्रॉब्लम चरस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बच्चे का पीने का मन करता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो उसकी एडिक्शन बन गया है, वो अब्यूज़ की कैटेगरी में आने लगा देखिए, है। अब्यूज़ अलग चीज़ है, एडिक्शन अलग चीज़ है। अब्यूज़ में तो ये है कि आ, जब पीते हैं तो बहुत ज़्यादा पीते हैं, फिर रोक लेते हैं, फिर पीते हैं, ज़्यादा पीते हैं, फिर रोक लेते हैं। जब हम एडिक्शन की बात करते हैं वहाँ पे कंपल्शन डेवलप हो जाती है, जहाँ पे आदमी का रोज़ उसको पीना या करना ज़रूरी हो जाता है। उसके बिना उसे भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, किसी चीज़ में दिल नहीं लगेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, वहाँ से समस्याएं शुरू होती हैं। मतलब बिल्कुल जो ह्यूमन बॉडी है वो बिल्कुल लथार्जिक हो जाती है, आपको कहने का डिपेंडेंट, मतलब है, जिसको हम डिपेंडेंट बोलते हो हैं, जाती है। डिपेंडेंट हो जाती है केमिकल पे। तो उस केस में आपको क्या लगता है फैमिली का क्या रोल होना चाहिए? देखिए, फैमिली का रोल यही है कि जब वो कोई भी सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, व्हेन वन इज़ नॉट एबल टू टेक रैशनल डिसीजंस, तो फैमिली की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को एक सही प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ लेके जाया जाए। प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है जब बच्चे को इसकी आदत, मीन्स लाइक अगर वो एडिक्शन में आ ही गया है प्रॉपर, तो ये एडिक्शन में जब बच्चा आया है, इसके ऊपर वो वाला प्रभाव ज़रूर है कि या तो उसके जेनेटिक रीजंस है यस, कुछ ना कुछ। जेनेटिक रीज़न भी होते हैं, कभी कभी जेनेटिक रीज़न नहीं भी होते हैं। जिनके जेनेटिक रीज़न है दे आर डबली वल्नरेबल टू द सिचुएशन। उन्हें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है इस केस में। जी। तो कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि पहली बात तो बच्चों को छूट दें, उन्हें आजमाने की कोई चीज़ अगर करना चाह रहे हैं, पर साथ साथ एक नज़र रखें उनके ऊपर कि कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ने जा रहे हैं, और ऐसी मुश्किल जिसके लिए आगे चलकर
पूरी फैमिली को फेस करना पड़ेगी प्रॉब्लम्स, या उस बच्चे को फैमिली फिर भी करती है, क्या उस बच्चे को कुछ ज़्यादा ही उसका मोल चुकाना पड़ेगा? तो इससे ज़रूरी है कि फैमिलीज़ को भी अवेयर रहना ज़रूरी है। किसी भी तरह के नशे में अगर बच्चा जा रहा है, या कोई भी, नॉट इवन यंगस्टर्स, कोई बड़ा भी जा रहा है, तो समय रहते ही चेतना ज़रूरी है। देखिए, जो इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, तो जो हम अ, जो कहते हैं पहली स्टार्ट ही जब भी होता है एक्सपेरिमेंट से होता है ना। एक्सपेरिमेंट को अगर एक्सपेरिमेंट तक रखा जा सकता है, लेकिन समस्या कब होती है जब आदमी एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद में वो धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, रोज़ पीने लगता है, और जब भी उससे बात की जाती है तो या तो वो सफाइयाँ दे रहा होता है या वजह बता रहा होता है। तो ये इसको हम जस्टिफिकेशंस बोलते हैं, एंड जस्टिफिकेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल एडिक्शंस। तो इस तरह से वो अपने आप को अपना खुद वकील बन के इसको लगातार करता रहता है, और एक ऐसी स्थिति में आता है जहाँ पे वो कुछ करने की हालत में रहता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि फैमिली को साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या रिहेबिलिटेशन की तरफ रुख किस लेवल पे जाके करना चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, जो साइंटिफिकली तो है कि जितनी जल्दी इंटरवेंशन हो उतना अच्छा होता है, और अगर मेडिकल साइकाट्रिस्ट की हेल्प से अगर उसको रोका जा सकता है दवाइयों से, बहुत अच्छी बात है। साथ में अगर वो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प वहीं पे ही अवेलेबल होती हैं, वो उनकी हेल्प भी ली जा सकती है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो फिर उसको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके आया जाता है। थोड़ा इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है ना। परिवार कोई भी लाता है तो हम उनको उसी समय बोलना चाहते हैं, फिर हम बोलते हैं कि भाई इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, है ना। तो जो अगर आप समय देंगे तभी चीज़ें सही होने की संभावना है। कोई ऐसा केस आप हमें बताना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा हो, पर उसके अभी आप रिजल्ट्स अच्छे देख रहे हो कि इट्स वर्किंग वेरी वेल? बहुत सारे केस हैं रजनी जी हमारे पास में। बच्चे जिस हालात में आते हैं, एक चप्पल लाल पहनी है, एक नीली पहनी है, उनको पता नहीं है, एंड दे बिलोंग्स टू वेरी रिस्पेक्टेड फैमिलीज़। लेकिन वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो नशे की धुन में उन्हें कुछ पता नहीं क्या पहना है, क्या खाया है, क्या कर रहे हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं होता। और धीरे जब जब ये आए, यहाँ पे बच्चा आया, उसे कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है। मैं कभी कभी हम बात करते थे, वो कह रहा है सर मेरे को ना क्लाउड्स एक्सपोर्ट करने हैं ना। तो दीज दे ही यूज टू हैव दीज टाइप ऑफ आइडियाज़, और आज की तारीख में एक बहुत सफल व्यापारी है। ओके, तो होप्स आर, सिल्वर लाइनिंग्स आर ऑलवेज देयर। ऑलवेज दर, ऑलवेज दर। तो ऐसा नहीं है कि हमें आशा ही छोड़ देनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि एक बार में सफल ना हो कोई छोड़ने में या करने में, बट एट द एंड हमें उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल तो नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, एक बार में अगर नहीं हुआ, दो बार में नहीं हुआ, तीन बारी में भी कभी कभी नहीं होता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रीटमेंट फेल हो गया। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं पे वो कुछ चीज़ें रह गई जो करनी ज़रूरी थी, लेकिन वो बच्चे ने किसी भी रीज़न से नहीं की। और आने और उसके बाद में जब आदमी उससे आगे बढ़ता है, सफल होते हैं। वे आर हंड्रेड ऑफ पीपल दोज हु आर लिविंग वंडरफुली, दे एंजॉयिंग देयर लाइफ। जबकि नॉर्मली देखा जाए तो रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता ऑल ओवर वर्ल्ड में। सच्चाई है, पूरे वर्ल्ड में रिकवरी रेट ज़्यादा नहीं माना जाता, लेकिन हम अपने फॉलोअप्स रखते हैं। और जो हमारे जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, उम्मीद वेलनेस में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा लगभग 70% रिकवरी रेट है। अच्छा, आप एक चीज़ और बताइए, जैसे आपके यहाँ पेशेंट्स आते हैं और आप उनको ट्रीटमेंट देते हैं, तो क्या उन्हें आप हेल्प ग्रुप्स का भी तरफ उन्हें मोटिवेट करते हैं, उनको डाइवर्ट करते हैं कि हेल्प ग्रुप्स की तरफ वो लगातार जुड़े रहें, सो दैट कि वो वापस लौट कर उसी तरह नशे में ना जाएं? जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इलाज के दो हिस्से होते हैं, पहला होता है बंद करना, दूसरा होता है बंद रखना। तो बंद तो हो जाता है, उसके बाद में बंद रखने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर हम उनको यहाँ से अपने सेंटर से ही सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग्स करवाते हैं, है ना, जिनको नार्कोटिक्स एनोनिमस के नाम से या अल्कोहलिक एनोनिमस के नाम से जाना जाता है। तो जो आप जिस नशे की हम बात कर रहे हो वो नार्कोटिक्स की कैटेगरी में आता है। तो हम उनको एनए की मीटिंग्स का एक्सपोजर देते हैं, वहाँ पे उनको पर्सनली लेके जाते हैं, उनको वहाँ कुछ लोगों से मिलवाया जाता है। और अपने आप को सही रखने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी एक चीज़ और अभी अभी मेरे माइंड में क्लिक की है कि बहुत सारे
एक डाउट है मुझे, मेरा पर्सनल डाउट है कि क्या वीड लीगलाइज है इंडिया में या नहीं है। देखिए, जब हम बात करते हैं तो अल्कोहल भी लीगलाइज्ड है ना। और लेकिन फिर भी समस्या है। अभी हमारे पास में एक व्यक्ति हैं, लिवर सिरोसिस है और फिर भी पी रहे हैं। बट सवाल वही है, अभी भी लीगलाइज है कि नहीं है। हाँ, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता लीगलाइज है या नहीं है। फ़र्क उससे पड़ता है कि ये चीज़ मेरे को सूट कर रही है या नहीं कर रही। गिरीश, मैं बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए ये आपसे पूछना चाह रही थी कि अल्कोहल के साथ वीड कंज्यूम करना या किसी और नशे के साथ वीड कंज्यूम करना, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने सामने आ सकते हैं या क्या इनका कॉम्बिनेशन क्या बैठता है, कितना देखिए नुकसानदायक हो सकता है देखिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसको ये इट इज़ अ लीथल कॉम्बिनेशन। इट इज़ कॉल्ड लीथल कॉम्बिनेशन। लीथल बोले तो भयानक, जिसके नतीजे हो सकते हैं लाइक इट कैन बी डेडली 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 कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस, ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं इस तरह के कॉम्बिनेशंस। जी। तो सबसे ज़रूरी जानने की चीज़ ये है कि बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती हैं अगर इस तरह की डेडली चीज़ें ट्राई की गई। और नशे की इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो थंबनेल दबाइए, बेल आइकन दबाइए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से मैं एक बार अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने सवाल पूछिए जिससे हम उनका जवाब दे सके और आपकी कोई ना कोई सहायता कर सके। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। गिरीश, आपने कहा है कि डेडली कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे ही मैंने देखा है कि दूसरे भी नशे कई बार बच्चों को देखा है कि वो एक के साथ एक कोई और नशा भी करते हैं ज़्यादा। या ऐसा क्यों होता है कि उन्हें ज़रूरत ऐसी पड़ती है कि एक नशे के साथ दूसरा नशा कंबाइन कर लें वो, देखिए ऐसी सिचुएशन कब आती है। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ देर आर फ्यू इंडिविजुअल्स दोज हैव डिफरेंट केमिस्ट्री। तो वो एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स है। तो अभी जैसे हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम गांजा नहीं है। प्रॉब्लम एक किसी इंडिविजुअल का अट्रैक्शन है ना। आई वांट टू ट्राई, तो मैं मेरे को करना है, मैं तभी आगे जाऊंगा। मतलब मैं एक चीज़ ये भी समझ सकती हूँ कि इस लेवल तक अगर कोई अल्कोहल ले चुका है कि उसको अल्कोहल का इफेक्ट होना बंद हो गया है, उसे उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, उसे उसमें नशा नहीं आ रहा है, उस नशे को और बढ़ाना है उसने, तो वो दूसरे या तीसरे नशे साथ में ले लेता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे उसकी बॉडी की टॉलरेंस बढ़ जाती है तो वो और नशा ऐड करेगा और नशा ऐड करेगा, और जितने नशे ऐड करेगा उतना रिस्क फैक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो इस वजह से उसकी जान पर भी बन के आ जाती है जी। कभी कभी। ओके। अब जैसे आते हैं कई चीज़ें मैं देख रही हूँ कि जैसे इंडिया में, मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप गोल घुमा गए गिरीश उस सवाल को कि इंडिया में लीगल है कि नहीं है। मैं जानती हूँ कि इंडिया में चरस, भांग और कैनबिस लीगल नहीं है, बट मैं देख रही हूँ कि देर आर डिफरेंट स्ट्रेन्स, लाइक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल दीज केमिकल्स जो कि आउट ऑफ इंडिया लीगल है और किसी ना किसी फॉर्म में अब इंडिया में आने लगे हैं और हमारा यूथ कंज्यूम कर रहा है उसको, उसके ऊपर कोई रोक कहीं लगाई नहीं जा रही है। तो इसका इफेक्ट हमारे उसके ऊपर, इसको कैसे रोका जा सकता है। देखिए, कैसे रोका जा सकता है ये तो शायद से पॉलिसी मैटर होगा। लेकिन जो मैं सब जगह पर बोलता हूँ, मैं प्लीज़ आपके पॉडकास्ट माध्यम से भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये किसी इंडिविजुअल की इनर मोस्ट डिज़ायर है ना। इट इज़ माई अट्रैक्शन टुवर्ड समथिंग, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट समथिंग। और ये पर्सनालिटी का इशू होता है। नशे का इशू कम है, पर्सनालिटी का इशू ज़्यादा है। तो पीपल विल फाइंड वेज एंड मीन्स टू गेट इट। उसके लिए वो एथिकल अनएथिकल से ऊपर चले जाते हैं, वेयर दे वांट टू हैव इट एट एनी कॉस्ट। मीन्स आपको लगता है कि उनका पर्सनैलिटी टाइप ऐसा है कि उनको नशा चाहिए भले ही वो किसी भी फॉर्म में हो, आप बिल्कुल कहना सही चाहते कहा आपने। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये नशे से ज़्यादा पर्सनालिटी का इशू है। हैं। बट आपको नहीं लगता आजकल जिस तरह से फैमिलीज़ के न्यूट्रल फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ का रोल कम रह गया है कि बच्चों के ऊपर निगाह नहीं रखी जा रही कि वो क्या चीज़ ले रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं। पेरेंट्स का थोड़ा सा कंट्रोल कम हुआ है बच्चों के ऊपर, या हमने ज़्यादा आज़ादी दी है बच्चों को, ऐसा भी कोई रोल है। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी समझ है तो पेरेंट, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग,
तो समय देना थोड़ा कम होता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं है कि परिवार वाले उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम की बात हो रही है जहाँ पे अगर मेरे को नशा करना है तो आई वुड लाई, डिनाई, डिसीव, आई विल मेक श्योर आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। बट गिरीश, यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे डिफरेंट ओपिनियन रखती हूँ। अगर उस बच्चे को या किसी यूथ को एक्सपोजर ही नहीं मिला, फर्स्ट एक्सपोजर ही नहीं मिला, क्योंकि अगर आप कह रहे जेनेटिक है या वो लेना चाहता है, तो उसको उसका फर्स्ट एक्सपोजर किसी ना किसी रीज़न से मिला है, इधर पीयर प्रेशर से, ग्रुप से, या किसी भी तरह से बाहर दोस्ती यारी में, प्रेशर में उसका फर्स्ट एक्सपोजर हुआ है। अगर उसको फर्स्ट एक्सपोजर नहीं मिलता तो आप उसको जेनेटिक की गिनती में कैसे लेके आओगे? देखिए, आप जो कह रहे हैं शायद वो बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल जैसे आप जानते हैं कि ये मीडिया का ज़माना है। आजकल बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकल एक्सपोजर लेगा। आजकल जिस तरह से नशे को ग्लैमराइज किया जाता है, यू तो मीन टू से जो आजकल बहुत सारे रैप हम सुनने में आ रहे हैं, म्यूज़िक की बात करते हैं, मूवीज़ की बात करते हैं। एंड दे आर ओपनली यूजिंग ऑल दीज नशा काइंड ऑफ करेक्ट, थिंग्स। करेक्ट। तो अट्रैक्शन वहीं से स्टार्ट होता है कि दे आर क्यूरियस, दे वांट टू नो यार ये क्या है, लेट मी ट्राई। मतलब हाँ, हमने भी देखा है कि जितने भी बहुत बहुत सारे रैपर्स और बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे कंटेंट ऐसा आता है कि वो ओपनली इस चीज़ को इस्तेमाल करने का मज़ा बता रहे हैं, एंड दे देमसेल्व्स आर यूजिंग दिस। हाँ, तो तो मुझे इसमें लगता है वो रोल मॉडल्स हो रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए कुछ नुकसानदायक स्थिति नहीं है? शायद हो सकती है। और जो एक मिथ है कि ये नशा करने के बाद में क्रिएटिव थॉट्स आते हैं, है ना। ये मतलब ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, मेरे को बहुत लोगों से सुनने को मिला। तो इसमें क्रिएटिव आइडियाज़ का रोल कम है। वो जब एक थॉट प्रोसेस अफेक्ट होता है तो किसी भी तरह के विचार आते हैं जो दोज हु आर नॉट यूजुअल, है ना, उसको शायद लोग क्रिएटिव थिंकिंग का नाम देते होंगे। आई रियली डोंट नो। एक्चुअली इट्स नथिंग हैव टू डू हाँ, और विद दूसरा जब यूज ये ऑफ जो साइको सब्सटेंस। एक्टिव सब्सटेंस है, इनका रोल है इनहिबिशन टू एग्जीबिशन। तो जो एक आदमी में जनरल एक कुछ करने से पहले सोचने की वो एक डिवाइस होती है, वो ख़राब हो जाती है। उसमें आदमी बिना सोचे समझे कुछ भी करना चाहता है। पर गिरीश, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम बीइंग पेरेंट्स फेल भी तो हो रहे हैं। लाइक इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है नशे को, किसी भी तरह के नशे को हम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं कि हमारे बच्चे उसके अलावा ना कुछ सुनते हैं ना कुछ देखते हैं, बट वी आर अनेबल टू स्टॉप देम। देखिए, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, मैंने अभी पर्सनैलिटी का दोबारा जिक्र किया है, और वो किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है। आप या मैं या हमारे जैसे और लोग कितना भी कर लेंगे, जिसको करना है वो करेगा। या तो सामने करेगा, सामने नहीं करेगा, छुप के करेगा। मतलब क्या अगर पेरेंट्स थोड़े से विजिल रहें कि उनका बच्चा, कई बार मैंने देखा है कि आजकल तो इस तरह से सामान पैकेट्स में भी मंगवा लिया जाता है, सर्विसेज भी मिल रही हैं बाइक्स में या उसमें, कि पैकेट में होता कुछ और है और घर तक कुछ और सब्सटेंस आ रहा है। आजकल का यूथ बहुत मंगवा रहा है, आई नो। मैंने देखा है कि कई यूथ ऐसा है कि जो इस तरह की चीज़ें सप्लाई हो रही हैं, उनको कंज्यूम कर रहा है, उनको मंगा रहा है, बट नोबडी इज़ अवेयर। उनके लिए वो एक पैकेट है इधर, या वो खाने का पैकेट आया है या उसका कुछ पर्टिकुलर सामान आया है, बट एक्चुअल में उसमें क्या है पेरेंट्स को भी नहीं पता। तो इसमें आप किसकी गलती मानेंगे, किसे मानेंगे? देखिए, अल्टीमेटली द चाइल्ड इज गेटिंग अफेक्टेड। देखिए जो आप कह रहे हैं ये 100% सच है कि आजकल ऐसी सेवाएं अवेलेबल हैं कि जिनसे ये चीज़ें मंगवाई जाती हैं। और पेरेंट्स एक एक लेवल तक शायद चेक रख सकते हैं। जैसा मैंने अभी बोला, पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी ना। इसमें जो टर्म हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं अब्यूज़। तो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी का पैटर्न है अब्यूज़ करना। इसमें वो उसकी लाइफ में जो भी कुछ आएगा वो सबको अब्यूज़ करेगा। और जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है कि हम अपनी चॉइसेस को अब्यूज़ कर रहे हैं। फिर वो अभी चॉइसेस को अब्यूज कर रहा है, फिर वो बच्चा उन रिश्तों को अब्यूज करेगा। रिश्तों को अब्यूज़ करेगा, हर चीज़ को अब्यूज़ करेगा। जैसा हम बार बार बताते हैं, एडिक्शन का बेस है लाई, डिनाई, डिसीव। तो दे आर दे आर दे विल गो टू एनी एक्सटेंट टू गेट इट। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्राइक कर रही है गिरीश, कि अगर पेरेंट्स आज उससे अब्यूज़ हो रहे हैं,
बट कल को वही पेरेंट होंगे जो सारा टाइम सिर्फ यही कोशिश में लगे रहेंगे किसी तरह उनका उसका बच्चा इस ट्रैप से बाहर निकल आए उनका बच्चा। तो क्या सावधानी अभी इनिशियल लेवल पे सही नहीं है, या देखिए लेटर जाके पछताएं और फिर अपने पूरे घोड़े दौड़ाएं उस चीज़ को ठीक करने के लिए? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे को हर समय सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन जब हम स्पेशली एडिक्शन की बात करते हैं तो वो एक डिजीज़ है, और जब हम डिजीज़ की बात करते हैं तो उसमें पेरेंट्स आर नॉट द कॉज ऑफ इट, पेरेंट्स कैन नॉट कंट्रोल इट, एंड यू नो दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट, लेकिन उस समय उस व्यक्ति को रोक पाना शायद मुश्किल होता है। फाइनल हल क्या निकाला जाए इस समस्या का? इसका हल यही है कि जितना हम अपने लेवल पे अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, बच्चों के पास भी जानकारी है। अभी आप देखेंगे तो मेरा ख्याल से हर सिगरेट की डब्बी पर लिखा है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हर शराब की बोतल पर लिखा है कि पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन हर पढ़ा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी पी रहा है। हाँ, वो बहुत फेमस एक गाना भी चला है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो बोतल नहीं नाच रही है, मीन्स नशा दिमाग में है, किसी सब्सटेंस में नहीं है। जी आप ये कहना चाह रहे जी। हैं? ओके। तो फिर भी मैं एक संदेश जरूर देना चाहूँगी कि बीइंग फैमिली, बीइंग पेरेंट, थोड़ा सा विजिल होना हम पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट सोशल मीडिया हम रोक नहीं सकते, बच्चों को जो चल रहा है ट्रेंड वो चलेगा, बट हमारा बच्चा कितने टाइम क्या दिख रहा है और उससे कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये हमें अपनी जानकारी में ज़रूर रखना चाहिए। और फैमिली के साथ अगर क्वालिटी टाइम बिताएं, मुझे लगता है कि अगर बच्चों के साथ पेरेंट्स क्वालिटी टाइम बिताएं, बड़ों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैमिली का एटमॉस्फेयर कुछ अच्छा हो सकता है। फैमिली कारण नहीं है, निवारण भी नहीं हो सकती किसी के नशे का, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्पफुल ज़रूर हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के पॉडकास्ट को एंड कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट गिरीश।